कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों के वोटों की गिनती के लिए कुल 11 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साथ ही वहां 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दायरे में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक मतगणना केंद्रों 13 से 16 राउंड की गिनती वहां पर होनी है। 19 दिसंबर को कोलकाता में मतदान हुआ था और करीब 64% लोगों ने अपने मताधिकार का वहां पर प्रयोग किया था। काउंटिंग लगातार जारी है। 134 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के रुझान आना शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा ऐसे सीट है जहां पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त दे रही है। हम अभी खड़े हैं ममता बनर्जी की घर के बाहर। कुछ ही देरों में ममता बनर्जी यहां से निकलेगी और वो असम में कामाख्या मंदिर जाएंगे आज पूजा देने के लिए। हालांकि इस नगर निगम चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रह चुका है। बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगा है। बावजूद इसके इस चुनाव में फिलहाल तृणमूल का बढ़त है और वो बढ़त ममता बनर्जी की जो घर है उसके बाहर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की हुजूम यहाँ पे है। लोग यहाँ पे नाच रहे हैं और ये जो खेला हमें जो स्लोगन है वो खेला हमें स्लोगन यहाँ पे देख रहा है जो विधानसभा चुनाव के वक्त इस तरीके से लगाया गया था वही नारा को लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। इस बीच कोलकाता नगर निगम के 16 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी रवि साह की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग रवि साह की पिटाई करते हुए दिखाई दिए। पिटाई के दौरान वो बीच सड़क पर गिर गए। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो सामने आया है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रवि साह की जमकर पिटाई की जा रही है। इस पिटाई के दौरान वो गिर भी गए लेकिन तब भी वहां मौजूद भीड़ ने उनको बख्शा नहीं और उनकी जमकर वहां पर पिटाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जब सुबह शुरुआत हमने की थी तब परेड मैदान में इक्का दुक्का महिलाएं मौजूद थी, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 पर बमरौली एयरपोर्ट पर उनका विशेष विमान उतरेगा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए यहां मौजूद हेलीपैड पर वो उतरेंगे और उसके बाद महिलाओं से उनका संवाद होगा। और सबसे बड़ी जो तस्वीर यहां से नजर आने वाली है, बता देते हैं आपको, करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं महिलाओं को। खासतौर से 16 लाख महिलाओं को सीधा सीधा इसका फायदा यहां पर पहुंचेगा। विभिन्न स्वयं सहायता समूह की से जुड़ी जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में उनके बैंक खातों में सीधा 1000 जो करोड़ रुपए है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज की धरती से महिलाओं को देने जा रहे हैं। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत करना महिलाओं को नहीं है, आर्थिक तौर के साथ साथ सामाजिक तौर पर और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर ना रहे, बल्कि अपने परिवार का खर्चा चला सके, अपनी पूरी जिम्मेदारी यहां पर उठा सके और देश के विकास में, देश की दिशा और दशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सके। उसके चलते यहां हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी हैं, जो कि अब लाखों में तब्दील होंगी। क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है वो बताई जा रही है कि प्रदेश भर के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों से जो महिलाएं हैं वो यहां पर आई हुई हैं। अभी और भी ये सिलसिला जारी रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हर तरह के इंतजाम महिलाओं के लिए यहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये जरूर कहेंगे कि किस तरह से बेहद जरूरी हो जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में महिलाएं जो हैं उनके सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, जहां पर विभिन्न स्वयं
सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में 2.5 लाख महिला लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त मैं उस परेड ग्राउंड में हूं जहां इस रैली का आयोजन किया गया है। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, मंच पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, मोदी सरकार और योगी सरकार के एजेंडे में महिलाओं का विकास है, उनके मुद्दे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। सामने मंच के एक बड़ी सी रंगोली बनाई गई है जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन की बात कही जा रही है। और ऊपर भी अगर आप देखिए मंच पर, तो नारी शक्ति, देश की शक्ति। कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि मोदी और योगी सरकार ये महिलाओं में संदेश दें कि वो उनके लिए चिंतित हैं, उनके विकास का रोड मैप उनके पास है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से महिलाओं को जो किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ पा चुकी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। उनके बैठने के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। 2.5 लाख महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ महिलाएं आना शुरू हो गई हैं अब, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पूरे इस मैदान में महारानी लक्ष्मीबाई द्वार से लेकर के और सारा कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, खासतौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के जरिए किस तरह से महिलाएं खुद को स्वावलंबी बनाएं, इस बाबत भी पहल की गई है। उन सारी योजनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है, उनको समझाया जा रहा है पोस्टर और बैनर के जरिए, और प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश चल रही है। कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने की बात की और प्रियंका गांधी का दावा था कि आज की ये जो रैली हो रही है प्रधानमंत्री की महिलाओं के साथ, वो उनके दबाव में हो रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आधी आबादी का हित और आधी आबादी का एजेंडा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरी तस्वीरें मेरे सहयोगी निशात आप तक पहुंचाएंगे। मंच की तस्वीरें, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बड़ी सौगात, खास सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इन महिलाओं को यहाँ पर मिलने वाली है। प्रदेश भर की 16 लाख महिलाओं को सीधा इसका फायदा आज होने वाला है, जो कि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल बनता हुआ नजर आएगा, ताकि महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। महिलाएं लाभार्थी जो हैं वो अपने काम को और बखूबी यहाँ से अपनी जिम्मेदारी के तौर पर निभा सके। कई ऐसी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज की धरती से देने वाले हैं। ये परेड मैदान है और आइए वो सफेद टेंट जो आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी निशात, यहाँ पर चयनित महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संवाद यहाँ पर होगा। करीब 20 से 25 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनका कोरोना टेस्ट भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को सम्मानित भी यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो प्रयागराज महिलाओं का अगर जिक्र करें जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हुई है, देखिए प्रदेश भर में 75 जिले हैं, 75 जिलों से जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, क्योंकि जानती हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कई योजनाएं यहाँ पर सत्ता में आने के बाद चलाई हैं जो कि बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और आज तो सबसे बड़ी सौगात यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए महिलाओं को मिलने वाली है, लाखों महिलाओं को मिलने वाली है, जिसका सीधा फायदा 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को यहाँ पर होने वाला है। और देखिए उज्जैन की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। 75 जिले और 75 जिलों से महिलाओं के जो ये आने का सिलसिला है जारी है। करीब 6000 बसों को सुचारू रूप से यहाँ पर लगाया गया है। महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कोरोना टेस्ट की व्यवस्था, इसके अलावा उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हेल्पलाइन नंबर तक यहाँ पर जारी किए गए हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश भर की महिलाओं को यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने के चलते दी गई है। अरुण मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरह की आज ये पूरी तस्वीर मातृभूमि के महाकुंभ को लेकर सामने आ रही है, ये मील का पत्थर साबित हो सकती है? अरुण, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि मातृभूमि के महाकुंभ में आज जो तस्वीर नजर आएगी वो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मील का पत्थर साबित होगी। देखिए सबीना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त प्रयागराज के परेड ग्राउंड की। जहां तक आपकी नजर जाएगी महिलाएं ही आपको नजर आएंगी, क्योंकि ये पूरा आयोजन महिलाओं के लिए किया गया है और सरकार ये चाहती है कि ये महिलाएं ये जाने की सरकार उनके लिए क्या योजनाएं चला रही है, उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ आई हैं, सीतापुर से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, जरा मैं उनसे बात करता हूँ और आपसे सीधे उनकी बात भी करवाता हूँ। आ जाइए आप लोग, जरा आ जाइए इधर आइए। एक तो सबसे पहले एक आप लोग गीत गा रहे थे, कोई आइए जरा, कौन सा गीत आप लोग गा रहे थे प्रधानमंत्री के लिए? हमारा स्वागत गीत भी था और
स्वीकार किया? राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, यमुना जी बोले राधे, यमुना जी बोले राधे, गंगा जी बोले राधे, यमुना जी बोले राधे, लहरों की आवाज राधे राधे, सरयू की आवाज राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, मोदी जी बोले राधे, योगी जी बोले राधे, मोदी जी बोले राधे, योगी जी बोले राधे, जनता से आवाज आई राधे राधे, जनता से आवाज आई राधे राधे। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कह रही थी कि आपका नाम योजनाओं पर जब लिखा जाता है उसकी खुशी अलग होती है, कैसे लगता है जब आपके नाम से योजनाएं आती हैं? बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे नाम से योजना आती है तो सब बहुत अच्छा लगता है। आगे नाम बढ़ता है कि ये महिलाओं ने स्वागत किया मोदी जी का और संबोधित किया। देखिए, इससे हमारे जो नाम लिखा जाता है या हमारे नाम से जो भी योजनाएं चल रही हैं तो उससे हमको ये महसूस होता है कि हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जा रहा है, हमें हमारा अधिकार मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था कि चलिए नाम पुरुषों का रहता है, पुरुष कोई भी घर में आगे रहे, घर आगे बढ़ता है, लेकिन महिलाओं को कहीं भी इतना संबोधित नहीं किया जाता था, स्पेशली उनके नाम से। जो अब हो रहा है वो अच्छी बात है। तो हम ये मोदी जी ने अपनी एक पहचान बना दी है, महिलाओं की अपनी पहचान। वैसे पुरुषों के नाम पर महिलाओं की पहचान जानी जाती थी, लेकिन आज हर महिला अपने काम से, अपने नाम से जानी जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं काफी खुश हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार जो महिलाओं के लिए योजना लागू कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना लागू कर रही है, उससे न सिर्फ उनका परिवार और यही वजह है कि ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मोदी सरकार की उन उपलब्धियों को सामने रख रही हैं, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर यहाँ पर बनी है, आत्म सशक्त बनी है। और आज जानती हैं कि परेड मैदान से सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण की तस्वीर में एक और पन्ना जो है वो यहाँ पर जुड़ने वाला है। बड़ी संख्या में महिलाएं देखिए यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जानकारी ये भी आप तक इन तस्वीरों के साथ पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयनित महिलाओं को सम्मानित करेंगे। चयनित महिलाओं के साथ में पीएम मोदी का संवाद होगा। बाकायदा टेंट यहाँ पर पंडाल बनाया हुआ है, व्यवस्था वहां पर की गई है। 1 मीटर की बताया जा रहा है कि दूरी होगी। प्रधानमंत्री जब संवाद चयनित महिलाओं के साथ में कर रहे होंगे, इन योजनाओं के बारे में जान रहे होंगे, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर कोरोना टेस्ट भी किया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो है वो यहाँ पर रिस्क ना लिया जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पर महिलाओं का किया गया है। ये तमाम महिलाएं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हालांकि जो जानकारी हमें ऊपरी तौर पर भी मिल रही है, ये तो सिर्फ संख्या भर है। अभी बहुत सी महिलाएं हैं जो परेड मैदान के बाहर मौजूद है, जिन्हें अंदर अभी लाया जाएगा सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि लाखों की संख्या इन महिलाओं की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये कुर्सियां भी कहीं कम ना पड़ जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम के इसी परेड मैदान पर मातृशक्ति को संबोधित करने आ रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं का बड़ा महाकुंभ हो रहा है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो भी कार्मिक लगे हैं सभी का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है और महिला शिक्षकों की तैनाती की गई है, लगभग 2500 जो महिला शिक्षक है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। 100 महिला लाभार्थियों पर महिला शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ 500 महिलाओं पर एक नोडल और उस ब्लॉक स्तर पर जो है सुपर नोडल की तैनाती की गई है। तो तमाम जो यहाँ पर शिक्षक लगे हैं, इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं, सभी लोगों का यहाँ पर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि कोविड संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में जिनकी रिपोर्ट निगेटिव होगी उन्हीं की यहाँ पर जो है वो तैनाती की जाएगी। इसके मद्देनजर ये कवायद यहाँ पर की जा रही है और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में है और यहाँ पर सभी कार्मिकों, सभी नोडल और सभी शिक्षकों का जो है वो कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। यूपी में चुनाव आने से पहले आगरा में एक बार फिर हाई कोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ने लगी है। बार काउंसिल की तरफ से इस मुद्दे पर धरना और प्रदर्शन भी हो रहा है। इस मामले में 14 मार्च 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जसवंत सिंह आयोग के गठन किया था। आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें आगरा में
बेंच की स्थापना की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार सभी जनप्रतिनिधियों के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर उनको नींद से जगाने के कवायद शुरू की जाएगी। 1986 में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग गठित किया था केंद्र सरकार ने। उसके अकॉर्डिंग आगरा को एकमात्र स्थान इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के लिए बताया गया। उसके क्रियान्वयन के लिए हम 1986 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार बदलती हैं, लेकिन वोट की राजनीति में हमारी जो आगरा और आगरा के लगे हुए जितने भी ज़िले हैं, उनकी जनता की वैधानिक मांग, उन्हें सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके मांग को पूरा करने से अपने आप को पीछे हटाती रही है। इन सब चीज़ों को लेकर आंदोलन शुरू हुए कि हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यहाँ एक आयोग की स्थापना कर दी और वो जस्टिस जसवंत सिंह आयोग बना और उन्होंने घूम घूम करके सारे मतलब तथ्यों को देखा और पाया और उनकी एक रिपोर्ट जब ये जारी हो गई कि आगरा ही एक उपयुक्त स्थान है हाईकोर्ट बेंच के लिए, तो वो तो सब कयास हैं उनके, वो लगाते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच बने और वो भी जस्टिस जसवंत सिंह आयोग के आधार पर बने और आगरा में बने। हाईकोर्ट बेंच की डिमांड की जा रही है और ये आज से नहीं 50 साल से आगरा में आंदोलन चल रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, 6-6 महीने स्ट्राइक रही, जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया। जसवंत सिंह ने आयोग रिपोर्ट हमारे जो है आगरा के फेवर में दी है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार जो है हाईकोर्ट की बेंच बनाने को तैयार नहीं हो पाई है। और यहाँ के आगरा के जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर कि आगरा में कुछ नहीं है। ताजमहल की वजह से सारे उद्योग चौपट हो गए, तो कम से कम हाईकोर्ट बेंच आया तो न्याय सस्ता मिले। लंबे समय से आगरा में हाई कोर्ट की अलग बेंच खोलने की मांग होती रही है। हर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में इसकी मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में यदि इसकी मंजूरी मिलती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा न्याय मिलने जैसा होगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड में भी एक पुल को बनाने की मांग तेज हो गई है। यह पुल झांसी के सेसा गांव में है, जो 7 महीने पहले टूट गया था, लेकिन आज तक इस पुल को बनाया नहीं गया। इस पुल से टूटने से वहां के आसपास के 50 गांवों पर इसका सीधा असर पड़ा है। पुल को पैदल पार करने के लिए टीन का एक हिस्सा लगाया गया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फुट है। लिहाजा लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल पार करने को मजबूर हैं। वहीं गाड़ियों के जरिए रास्ता पार करने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बताया गया कि पुल को बनाने के लिए बजट भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या करें, निकलना तो पड़ेगा आदमी को, अपनी खेती देखना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनको रास्ता की जानकारी नहीं है और जनप्रतिनिधि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि सभी के पास आते हैं, वोट देना, बताओ किसको वोट दें, क्या करें। हर जनप्रतिनिधि का यही है, विकास की ओर कोई काम नहीं करना चाहता है, वोट लेके अपने घर बैठते हैं लोग। सेवा का प्रयास तो बहुत किया हमारे प्रधान जो खरेला के, उन्होंने भी प्रयास किया कि जल्दी बन जाए। उसके लिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वोट तो नहीं लगा है। कई बार सिंचाई विभाग वालों से कहा है कि वोट लगवा दो, कहीं कोई बच्चा अचानक ना चले जाए, तेज़ी से मोटरसाइकिल में आए, इसलिए वो डर है। इसलिए प्रयास है, मतलब मांग की है हमारे जो प्रधान खरेला से है, और मैंने भी उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी कोई कोशिश अपनी हो जाए कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो हार खेत जाते हैं किसान लोग, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। नहर विभाग द्वारा जो परियोजना बनाई गई है और उस पर धनराशि और एस्टीमेट सब कुछ हो गया है, ठेका भी तैयार हो गया है, टेंडर प्रक्रिया जो होना थी, लेकिन कहीं ना कहीं काम बाधित अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि नहर से पानी देना किसानों के लिए अति आवश्यक है। 1, 2, 3 बीता यानी 24 इंच का ऐसा पुल कभी आपने देखा है? लेकिन जान हथेली पर डालकर 2 फुट के इस पतले से पुल से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ती। हुक्मरानों से अब
लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के इस मौसम में शायद उनकी नज़र जनता की इस परेशानी पर पड़ जाए। मनोज शर्मा, सहसा गांव, झांसी, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं यूपी में चुनाव से पहले इटावा में बुनकरों का मुद्दा भी चुनावी रंग ले रहा है। इटावा में करीब 50,000 बुनकर हैं जिनकी हालत में सुधार को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिए इटावा के हैंडलूम को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में डाल दिया था। साथ ही सरकार की तरफ से इटावा के हैंडलूम कारोबार के लिए फंड भी जारी किए गए। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से बुनकरों की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से चुनाव से पहले इस मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुत बुरी हालत है, इसमें कोई इनकम आमदनी नहीं है। इस वक्त बुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। और इसमें क्योंकि इसमें इतनी इनकम आमदनी ही नहीं है, सूत बहुत महंगा है। एक बुनकर एक मशीन पे लगभग 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए कमाने के बाद अगर ये फ्लैट रेट खत्म कर दिया जाता है तो 50 रुपए से ज्यादा का तो उसका बिल आएगा बिजली का, तो वो अब क्या कमाएगा, किस तरीके से अपना घर का गुजर बसर करेगा। सभी सेक्टर्स के टॉप आर्किटेक्ट्स और पेशेवरों की देखरेख में बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहता है, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटते हुए इस ग्रुप ने इस्तेमाल किए गए कार्गो कंटेनरों में शौचालयों को डिजाइन किया है। ये टॉयलेट्स सुरक्षा और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन मानकों के साथ एक पार्टनर एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. The problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with the licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। 5 राज्य